टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मली जब भी हम लोग किसी कंपनी के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल्स या फिर उसकी पास्ट हिस्ट्री को जज करते हैं, उसे हम लोग एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस जनरली 3, 4 या 5 टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल एनालिसिस जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड होता है। सेकंड, जो कंपनी की प्रोस्पेक्टस फ्यूचर प्रोस्पेक्टस होंगे उनसे रिलेटेड कुछ हम एनालिसिस करते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं। थर्ड थिंग इज टेक्निकल एनालिसिस, जिससे रिलेटेड मतलब प्रीवियस जो कंपनी ने प्रीवियस कुछ पीरियड में जो पास्ट हिस्ट्री होगी कंपनी की शेयर प्राइसेस से रिलेटेड, वो जो अप या फिर डाउन मोमेंट्स होंगी उन सभी से रिलेटेड ये सारी हिस्ट्री हम लोग एनालाइज करके जो मार्केट में होने वाली रिपीटेटिव हिस्ट्री है उसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, जो ज़्यादातर रिलायबल हो सकती है। जिस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस होता है सेम उसी तरह से ओवरऑल कंपनी एनालिसिस एक होता है और एनवायरमेंटल एनालिसिस भी होता है। टेक्निकल एनालिसिस को समझने से पहले हम लोग एक स्टोरी सीखते हैं, स्टोरी ऑफ वेटेड कॉइन। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक 5 रुपीज़ का कॉइन है। 5 रुपीज़ का कॉइन अगर आप उछालते हो तो मे बी वहाँ पे आपने एक बार उछाला तो हेड्स आया, सेकेंड टाइम उछाला तो भी हेड्स आया, थर्ड टाइम शायद टेल्स आ सकता है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने सिक्का हवा में इस तरह से उछाला होगा तो उसके बाद जब तक वो नीचे आएगा तो हेड्स या टेल्स इन दोनों में से कोई तो भी एक साइड वहां पे हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्लीज आंसर। हेलो। 50%. 50%, एग्जैक्टली 50%. 50%, वेरी गुड। अगर सपोज यही 50% की जो प्रोबेबिलिटी है तो वो हेड्स होगा या फिर टेल्स होगा, लेकिन अगर हम लोगों ने उस पर्टिकुलर कॉइन को अगर जरा उसमें वेट एक साइड ज़्यादा रख दिया तो मे बी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हेड्स या टेल्स की तो वो 80 to 20% हो जाती है। ऐसा क्यों? जब हम हवा में कोई सिक्का उछालेंगे तो उसको नीचे आने के लिए जो फोर्स लगेगा वो जिस साइड को वेट ज़्यादा होगा उस साइड से मिलेगा, राइट? तो अल्टीमेटली सेकेंड साइड जो होगी वो अप साइड होगी और वही हमारे लिए रिजल्ट होगा। इस तरह से हर एक एनालिसिस के लिए कहीं ना कहीं हम लोग शेयर प्राइसेस को प्रेडिक्ट करते हैं। शेयर प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस, इंडाइसेस, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, इन तरह की सभी प्राइसेस के लिए, सभी सिक्योरिटी प्राइसेस के लिए हम लोग अलग अलग प्रेडिक्शन करते हैं। ये प्रेडिक्शन प्रीवियस हिस्ट्री से आता है। अब प्रीवियस हिस्ट्री मतलब क्या? हम लोगों को ज़्यादातर पता है कि अलग अलग तरीके की कुछ ग्राफ हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इन ग्राफ में अगर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर पूछता हूँ, आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है स्क्रीन पर? इस ग्राफ में अगर किसी शेयर की प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर जाकर थोड़ी सी नीचे आती है, फिर से प्राइस बढ़ती है, अगेन प्राइस कम होती है, ऐसा हर बार चलते रहता है और एक सर्टेन पोजीशन आती है जहां पर आपको स्क्रीन पर ये रेड डॉट दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसी पोजीशन पे अगर आपको किसी शेयर की प्राइस के लिए कुछ प्रेडिक्ट करना होगा तो इस पर्टिकुलर रेड डॉट के लिए आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? क्या शेयर की प्राइस बढ़ेगी या फिर कम होगी? सर बढ़ेगी. ऑब्वियसली बढ़ेगी। वाई? बिकॉज यू स्टडीड दैट पैटर्न। अगर कंसिस्टेंटली इसी तरह से अगर होते आ रहा है तो एक सर्टेन पॉइंट लेवल पे आप लोग यहाँ से जज करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि शेयर की प्राइस यहाँ से बढ़ेगी। अगर सपोज ये रेड डॉट अगर इस लेवल पे होता तो आप क्या प्रेडिक्ट करते? जहां पर अभी माउस पॉइंटर है, अगर उस लेवल पे अगर रेड डॉट होता तो
क्या आप सजेस्ट करते हैं कि शेयर अगर हम लोग बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे? The price will द प्राइस विल fall. फॉल, राइट, एग्जैक्टली। वाई? बिकॉज जो पैटर्न बन रहा था वो पैटर्न कहीं ना कहीं एक जगह पर ब्रेकआउट हुआ। जो लोअर लेवल्स थी उन लोअर लेवल्स को तोड़कर नीचे आ गया। तो शेयर की प्राइस जो कम हो रही थी उसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर पैटर्न की मूवमेंट को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो उसके सेम डायरेक्शन में वहां पे शेयर की प्राइस मूव होती है। अगर रेड डॉट यहां पर होता तो शेयर की प्राइस फॉल होगी। अगर रेड डॉट इस लेवल पे होता तो शायद शेयर की प्राइस बढ़ सकती थी, राइट। ये पैटर्न स्टडी जो है, इन पैटर्न स्टडी को जो पिक्टोरियल या ग्राफिकल फॉर्मेट में हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, राइट। सेम उसी तरह से जो हमारे वेटेड कॉइन की स्टोरी थी। हर बार सिक्का हवा में हम उछालते हैं और नीचे आने के लिए हेड या टेल्स ही होगा, मतलब एक तो प्राइस बढ़ेगी या फिर प्राइस कम होगी। स्टेडी डायरेक्शन में ज़्यादातर मार्केट में अगर कहीं प्राइस में अप या डाउन मूव नहीं होती है तो उसे हम लोग लो वोलेटिलिटी स्टेट कहते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, अगर आप लोग उस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में सोचें जो ऊपर था, पहले हम लोगों ने सीखा, उसके लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में करते क्या है। सबसे पहले जो सिक्योरिटीज की प्राइसेस होती हैं वो हम लोग चार्ट पे प्लॉट करते हैं। सेकेंड थिंग, उस पर्टिकुलर चार्ट में हम लोग प्राइसेस के लिए जो पैटर्न और ट्रेंड होता है उसे स्पॉट करते हैं, एनालाइज करते हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है कि अगर हम लोगों ने शेयर की प्राइस इस पर्टिकुलर चार्ट पे प्लॉट की थी, उसके बाद पैटर्न जो हमें दिख रहा था कि शेयर की प्राइस कंसिस्टेंटली अप साइड मूव होती चली जा रही है, इसे हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं। अगर वो कंसिस्टेंटली डाउन साइड आती तो उसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। ये पैटर्न और ट्रेंड हम लोग एनालाइज करते हैं। और थर्ड थिंग, ह्यूमन बिहेवियर, जहां पर हम लोग साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और अदर कंपनी फंडामेंटल फैक्टर्स एनालाइज करके साथ ही साथ में करंट जो सिचुएशन होगी उसे कंसीडर करके अगली मूव जो होती है शेयर्स की या प्राइस की उसे प्रेडिक्ट करते हैं। ये होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस इन सिंपल लैंग्वेज। अगर हम लोग इसे थियोरेटिकल लैंग्वेज में अगर सीखे तो इंट्रोडक्शन में आता है हमारा कुछ मेन पॉइंट्स, जिसमें आते हैं टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड of evaluating the securities by analyzing the statistics, जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया था, सेम उसी तरह से जनरेटेड बाय द मार्केट एक्टिविटी। ये मार्केट एक्टिविटी कौन सी होगी? जहां पर पर्टिकुलर शेयर की प्राइसेस के लिए डिमांड, सप्लाई और एक्चुअल में परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, इसके बेसिस पे जो मार्केट एक्टिविटी डिपेंड करती है, उस मार्केट एक्टिविटी की वजह से जो स्टैटिस्टिक्स जनरेट होते हैं सच एज पास्ट प्राइसेस, वॉल्यूम, टेक्निकल एनालिस्ट डू नॉट अटेम्प्ट टू मेजर अ सिक्योरिटीज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब शेयर्स की जो हमारी नेट असेट वैल्यू हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ये इंट्रिंसिक वैल्यू टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई मायने नहीं रखती। वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं? तो यूज ऑफ चार्ट्स एंड अदर टूल्स टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स दैट कैन सजेस्ट द फ्यूचर एक्टिविटी। मतलब किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइसेस जो मार्केट वैल्यू है वो कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस पे जिस तरह से परफॉर्म कर रही है या फिर जिस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, उसका टेक्निकल एनालिसिस में कहीं पर भी ज़्यादा संबंध नहीं होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में होने वाली जो कंसिस्टेंटली पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न को स्टडी करके हम लोग आने वाली फ्यूचर एक्टिविटी वहाँ पे सजेस्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने बाय या सेल का कॉल वहाँ पर ऊपर वाली एक इमेज में दिया था। टेक्निकल एनालिस्ट
don't care whether a stock is undervalued. The only thing that matters is securities past trading data and what information this data can provide about where the security might move in the future. कैसे? एक एग्जाम्पल सीखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर प्राइम लेंडिंग रेट जो होते हैं, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए डिक्लेरेशन किया है, तो वो पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए पास्ट हिस्ट्री में अगर वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड न्यूज़ पॉजिटिव होती है तो शेयर्स की प्राइस बढ़ती है. ये पास्ट हिस्ट्री थी. तो अगेन आने वाली सर्टेन न्यूज़ जो डिक्लेरेशन होगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो इस बार भी वो पर्टिकुलर मूवमेंट अप ट्रेंड ही होगी, अपसाइड ही होगी. वाइस वर्सा. कैसे? अगर वो न्यूज़ नेगेटिव हो, वो अनाउंसमेंट अगर नेगेटिव हो तो शायद वहाँ पर, शायद नहीं, ज़्यादातर शेयर्स की प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेंगी, कम होगी. है? तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पास्ट हिस्ट्री एंड करंट पैटर्न्स को स्टडी करके हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं इन टेक्निकल एनालिसिस. ये पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए या फिर उसे इंटरप्रेट करते वक्त कुछ अजम्पशंस हैं. ये अजम्पशंस हमें ध्यान में रखने हैं. अजम्पशंस में पहला अजम्पशन आता है द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. मतलब क्या? मार्केट में होने, मार्केट इन द सेंस स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, डिस्काउंट्स एवरीथिंग. मार्केट में या फिर एनवायरमेंटल में जो जिस तरह से अलग अलग अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, उन अफेक्टिंग फैक्टर्स से रिलेटेड अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ या फिर सेंटिमेंट्स आते हैं तो उन सभी से रिलेटेड इफेक्ट डायरेक्टली हमारे मार्केट कंडीशंस पे पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोविड सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन जो थी, तो फर्स्ट वेव के स्टार्टिंग में शेयर प्राइसेस, इवन द सिक्योरिटीज मार्केट अच्छी खासी लेवल से फॉल डाउन हुआ था. जो प्राइसेस थी वो बहुत सारी कम हुई थी. फर्स्ट वेव जैसे ही कवर होती गई और सेकेंड वेव आने से पहले मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर कर लिया. सेकेंड वेव आई और अभी तक जब मार्केट जब करंटली कंट्री वहाँ से उस पर्टिकुलर सेकेंड वेव से संभल रही है तो उस टाइम पे मार्केट भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है. अगर थर्ड वेव आती ही नहीं है तो यहाँ से मार्केट के लिए मूव और भी अप लेवल पे जा सकती है या वाइस वर्सा है. तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग के लिए जो अलग अलग अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो सभी यहाँ पर कंसीडर होते हैं. इसमें आने वाले क्या अजम्पशन क्या कहता है? ऑल नोन एंड अननोन इंफॉर्मेशन in the public domain is reflected in the latest stock price. For example, there could be an insider buying the company's stock in large quantity in anticipation of a good quarterly earnings. While he does this secretly, the price reacts to his reaction, revealing to the technical analysis that this could be a good buy. मतलब अगर कोई इनसाइडर होगा और वो इनसाइडर कहता है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं, अगर ये न्यूज़ बाहर लीक हो जाती है तो जो नॉर्मल फंडामेंटल्स है या नॉर्मल शेयर प्राइसेस की मूवमेंट्स होंगी वो रिजल्ट अच्छे होने की वजह से अपसाइड मूव करती दिखेगी. टेक्निकल एनालिसिस क्या सोचेगा कि टेक्निकल एनालिसिस इस तरह की अगर कुछ न्यूज़ आती है, अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं तो पॉजिटिवली ही मूव होगी हमारी शेयर की प्राइसेस, जो पास्ट हिस्ट्री में भी दिखाई दिया होगा. हर किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, हर किसी लिस्टेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं. इस क्वार्टरली रिजल्ट्स का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज की प्राइसेस पे होता है. राइट. सेकेंड जो अजम्पशन है वो है हमारी रिलेटेड टू द हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई. ये हमारी जो फर्स्ट अजम्पशन है उसी से रिलेटेड है. गोइंग विद द सेम एग्जाम्पल,
एज डिस्कस अबाउट, जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की जो इनसाइडर न्यूज थी उससे रिलेटेड, द टेक्निकल एनालिस्ट वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन क्वेश्चनिंग व्हाई द इनसाइडर brought bought the stock as long as he knows how the price related to the insider's action. मतलब क्या, किस तरह से वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके अलावा हम लोग वो किस तरह से हो रहा है इससे हम लोग इम्पोर्टेंट मानेंगे, राइट। मतलब ज़्यादातर अगर इनसाइडर न्यूज़ आती है तो इनसाइडर न्यूज़ के लिए वो पॉजिटिव होगी, तो उसके लिए मार्केट ने इससे पहले किस तरह से रिएक्ट किया था वही हमारा पैटर्न होगा, वही हमारी पास्ट हिस्ट्री होगी। उसी के बेसिस पे हम लोग आने वाले फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करेंगे। वो इस तरह से क्यों हुआ इसके लिए हम लोग कभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखेंगे। थर्ड जो अजम्पशन है वो अजम्पशन है प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। मतलब जो हम लोगों ने जो हमारे फर्स्ट डायग्राम में हम लोगों ने देखा था, तो उस डायग्राम में हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी शेयर की प्राइस अगर एक पैटर्न में कंसिस्टेंटली चल रही है तो वो एक तरह की ट्रेंड में वहां पे मूव होती है। जैसे कि थोड़ा सा शेयर का प्राइस बढ़ने के बाद कुछ प्राइस कम होता है सेलिंग आने की वजह से, ऐसा सेम पैटर्न वहां पे आता है हमारे स्टॉक प्राइसेस में। तो ये सेम प्राइसेस जो है उनके लिए कंसीडर करते वक्त एवरीवन अभी आवाज ठीक आ रही है? Yes, sir. अच्छा, वॉइस Yes, क्रैक हो रहा था, मतलब एक्चुअल क्या हो रहा था, क्लियर कंप्लीटली क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। sir. हेलो, सर अभी भी नहीं आ रहा है आवाज। अभी भी नहीं आ रहा है, अभी ठीक है? आ रहा है सर। हेलो, चलो देखो, Yeah, it's fine now. Yeah, it's fine now. ओके ओके ठीक है। तो जो प्राइस की मूवमेंट्स हैं, तो वो मूवमेंट्स कंसिस्टेंटली जो होती हैं वो एक पैटर्न, एक ट्रेंड में वहाँ पे मूव होती रहती है। जैसे कि हम लोग इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं कि प्राइस की मूवमेंट जो अप ट्रेंड में मूव हो रही थी, अगर यहाँ से कहीं एक जगह पे डाउन ट्रेंड आता, सेम यही पैटर्न वाइस वर्सा होता, तो उसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। और हर बार कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पे इस तरह की कुछ वैल्यूज कम या ज़्यादा हो सकती है, होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज all major move in the market as outcome of the trend. The concept of the trend is foundation of the technical analysis. For example, the recent upward movement in the Nifty
इंडेक्स इज टू द 7,700 फ्रॉम 6,400, जो हमारी प्रीवियस के लिए थी, ये एग्जाम्पल प्रीवियस था। तो अगर हम लोग इसके लिए अगर ट्रेंड के लिए सोचें तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा हम लोगों को कि 7,700 से 6,400 अगर आता है तो इसे हम लोग अप ट्रेंड कहेंगे या फिर डाउन ट्रेंड कहेंगे। तो ओवर 11 मंथ्स में इस तरह का ट्रेंड हुआ है तो इसे हम लोग डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। आगे चल के भी ये प्राइस उसी सेम डायरेक्शन में डाउन साइड जा सकती है। अगर हम लोग करंट निफ्टी की प्राइस के लिए सोचें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग निफ्टी बैंक के बारे में सोचें तो चार्ट प्लॉटिंग के लिए जस्ट अ सेकेंड शो यू ऑफ लाइन चार्ट। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि करंट जो निफ्टी का ट्रेंड है तो यहाँ से लेकर फ्रॉम 15 जून 21 से लेकर कंसिस्टेंटली 18 जून 21 तक निफ्टी का डाउन ट्रेंड था। जब स्लाइटली अप मूव मिला तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ वंस अगेन, जो मार्केट के लिए रिक्वायरमेंट के लिए हिसाब से एक बाउंस बैक हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग यही 1 ईयर के लिए देखें, अगर हम लोग 1 ईयर के बारे में सोचें तो फ्रॉम द 22 जून 2020 से लेकर अभी तक अगर हम सोचें तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट। जो मार्केट का हाई लेवल बैंक निफ्टी के लिए 36,104 की लेवल पे मिला था, उसके बाद में एक स्लाइट करेक्शन यहाँ पर हमें दिखाई दिया, लेकिन सर वापस आवाज कट हो रहा है। वापस कट हो रही है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, अभी देखो, अभी आवाज आ रही है। कोई कोई सर वर्ड आवाज आ रहा है, बीच बीच में क्रैक हो जा रहा है। ओके, यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो जो प्राइस मूवमेंट थी तो 22 जून 2020 से बैंक निफ्टी की प्राइस जो 21,197 थी वो कंसिस्टेंटली अपमूव ट्रेंड होते वक्त एट 8 फरवरी 21 को हाई लेवल पे थी 36,061। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे से अगर हम लोग आगे कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर एक स्लाइट करेक्शन मार्केट में दिखाई दिया जो 19 अप्रैल तक 21 तक दिखाई दिया। अगेन अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा, मतलब कंसिस्टेंटली अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर अभी तक मेंटेन है, कहीं पर ब्रेकआउट नहीं है। अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से प्राइसेस फॉल डाउन हो सकती है, ज़्यादा चांसेस है, राइट। तो इन्हीं सभी मूवमेंट्स के लिए अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इनको कंसीडर करते वक्त ये हमारी पैटर्न स्टडी या फिर एक पर्टिकुलर ट्रेंड में वहाँ पे हमारी प्राइसेस मूव होती हैं, ये हम लोग अजम्पशन के बेसिस पे कंसीडर करते हैं। एंड फोर्थ वन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट हिस्ट्री ट्रेंड्स रिपीट्स इटसेल्फ। ऐसा क्यों, हिस्ट्री रिपीट क्यों होती है? अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो कैंडल थी तो उस कैंडल जो लाइंस थी उन लाइंस के हिसाब से जिस तरह से अगर 5 ईयर्स के बारे में अगर हम लोग सोचें तो 5 ईयर्स में आप देख सकते हो कि जिस तरह से अपवर्ड ट्रेंड था, यहाँ से अगेन अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ पर करेक्शन हुआ, अगेन अपवर्ड ट्रेंड, अगेन करेक्शन, अगेन अपवर्ड ट्रेंड, अगेन करेक्शन। सेम यहाँ पर भी हुआ, अपवर्ड ट्रेंड और करेक्शन आया मार्केट में, राइट। तो इसी तरह के कुछ पैटर्न्स अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये लाइन देखो। अगर हम लोग पैटर्न स्टडी के बारे में सोचें तो प्राइस कहीं पर अप मूव जाती थी, कहीं पर कम होती थी। तो सेम उसी तरह से जो हमारा ब्रेकआउट हुआ उस ब्रेकआउट की वजह से प्राइस अचानक से फॉल हो गई और ज़्यादा डीप चली गई, राइट। सिमिलरली इसी पैटर्न को कंसीडर करते वक्त अगर हम लोग इस साइड से कंसीडर करते हैं,
अगर हम लोग इसी पैटर्न को कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ पर पैटर्न को यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है, राइट, प्राइस को डाउन होने के लिए। अगर होता है तो इस तरह की प्राइस ब्रेकआउट मिल सकती है, ज़्यादातर चांसेस है, राइट। तो ये सभी प्राइसेस की जो मूवमेंट्स हैं वो हिस्ट्री में जिस तरह से प्राइस को वहाँ पर फ्लक्चुएट हुआ था या फिर मूवमेंट्स मिली थी अपसाइड या डाउन साइड, वो सभी हर बार मूव होती है और वही रिपीट भी होती है, राइट। तो ये हमारी 4 बेसिक अजम्पशंस हैं। इनके बेसिस पे अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में सोचें, टेक्निकल एनालिसिस के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में सोचें तो इनमें मिलने वाले कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट, फोकस ऑन प्राइस, ये हमारी स्ट्रेंथ है। क्यों? इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस, सो हमारा प्राइम फोकस कहाँ पर होगा? तो हमारी प्राइस मूवमेंट्स पे होगा कि प्राइस मूवमेंट अप साइड मूव हो रही है, डाउन साइड मूव हो रही है, किस तरह से मूव हो रही है, ये सभी जानने के लिए हम लोग यहाँ पर मूवमेंट्स रखेंगे, राइट। उसी के ऊपर फोकस रहेगा। जो हमारी फ्यूचर है वो आने वाली फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग मार्केट में होने वाली जो प्राइस मूवमेंट्स हैं वो हमारी फिर चाहे नॉर्मल जो हमारी प्राइस के लिए एक्शंस होंगी जो टेक्नीशियंस ऑटोमेटिकली फोकस करते हैं फ्यूचर के लिए, साथ ही साथ में जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस होती है, सिग्निफिकेंट मूव्स जिस पे डिपेंड करती है, वो सभी मूव्स यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ में अगर किसी कंपनी की कुछ फंडामेंटल डेवलपमेंट्स होंगी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ होंगी और उसके लिए कंपनी मार्केट में जो कंपनी की प्राइस मूव करती है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर फोकस देते हैं। सेकेंड थिंग इज सप्लाई डिमांड एंड प्राइस एक्शन। सप्लाई डिमांड एंड प्राइस एक्शन हम लोगों ने 12th में सीखा था, 12th इकोनॉमिक्स। अगर प्राइस के बारे में किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ती है और अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस वहाँ पर कम होती है। मतलब डिमांड एंड प्राइस इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जबकि सप्लाई एंड प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दैट इज फॉर सप्लाई एंड सेम। इन सभी का जो एक्शन होता है वही हमारी स्ट्रेंथ होती है। कैसे? अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइसेस के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे, कोई सेलर ही नहीं होगा, अगर ज़्यादा डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पे प्राइस अपसाइड मूव होगी, प्राइस बढ़ते चली जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा सेलर्स होंगे तो प्राइस घटते चली जाएगी, राइट। तो ये जो सेकेंड थिंग है, सेकेंड स्ट्रेंथ है, मेनी टेक्नीशियन यूज द ऑप्शन ओपन हाई लो एंड क्लोज, दैट इज OHLC, open high low close, when analyzing the price action for a security. There is a information to be gleaned from the each bit of information. Separately, this will not be able to tell much. However, taken together, the open, high, low and close reflect the focus on the supply and demand in its most basic form. Higher prices reflects the increased demand and lower prices reflects the increased supply. अब ये ओपन हाई लो क्लोज कहाँ से पता चलेगा? अगर हम लोग किसी एक कंपनी की शेयर प्राइस के बारे में देखते हैं, ये हमारे HDFC बैंक का ग्राफ है। तो अगर हम लोग इसे बार्स में देखते हैं तो इसे 1 डे के हिसाब से और कंसिस्टेंटली 1 मिनट की जगह पे यहाँ पे हम लोग 30 मिनट्स का बार प्रिपेयर करते हैं, 1 डे एंड फॉर 30 मिनट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बार प्रिपेयर हो रहा है, ये बार हमारे ओपन हाई लो क्लोज के लिए रिलेटेड है। ये जो पर्टिकुलर जहाँ पर पॉइंटर है, ये पॉइंटर जो है वो करंट 30 मिनट की बार है। 30 मिनट की बार के लिए 1489 पॉइंट पे यहाँ पर ओपन हुआ था, जबकि क्लोज अभी भी बनना बाकी है। अगर हम लोग इसे 15 मिनट करते हैं तो 15 मिनट के लिए हम लोग क्लोज मिल जाएगा हमें।
ये 15 मिनट का फर्स्ट क्लोजिंग है। ओपन था 1489 पे और फर्स्ट 15 मिनट का बार जो क्लोज हुआ 1482 पे क्लोज हुआ। अगर ओपन ज़्यादा होता है और क्लोज लो होता है तो नेक्स्ट ट्रेंड जो होगा वो डाउन साइड होगा। इसे प्रेडिक्ट करने के लिए जो हमारी प्राइस के लिए सप्लाई ज़्यादा है, इस तरह से हम लोग इसे इंटरप्रेट करेंगे। और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो इसकी वजह से हमारी शेयर की प्राइस कम होगी आगे चल के, ये हम लोग आगे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली जो क्लोज है, फर्स्ट 15 मिनट बार का जो क्लोज मिला हमें 1482 का, वो हमारे लिए सेकेंड 15 मिनट के बार के लिए ओपनिंग बन गया। एंड कंसिस्टेंटली जो करंट एक्शन प्राइस में दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। अगर ओपन से जो करंट सिचुएशन है वो ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपसाइड ट्रेंड दिखाई देगा, राइट। प्राइस फॉल हुई लेकिन यहाँ से अपसाइड होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, राइट। ये जो एरिया डेवलप हो रहा है, जो मेन बॉडी डेवलप हो रही है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, हमारी मेन एक्टिविटी, मेन ट्रेंड उस पर्टिकुलर 15 मिनट्स के लिए। इसे सपोर्ट करने के लिए वॉल्यूम डिपेंड करता है। ये वॉल्यूम मतलब क्या, नीचे कुछ बार आप लोगों को दिख रहे हैं, ये बार्स हमारे एक्चुअल में वॉल्यूम डिसाइड करते हैं। अगर रेड बार यहाँ पर फॉर्म होता है तो ये रेड बार मतलब हमारी सेलर्स एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव है, और वाइस वर्सा अगर ग्रीन बार यहाँ पर इस पर्टिकुलर 15 मिनट में फॉर्म होता है तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, तो मे बी बाइंग एक्टिविटीज की वजह से शेयर प्राइसेस बढ़ सकती है। क्लियर? ये थी हमारी सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस एक्शन रिलेटेड टू द वॉल्यूम, राइट। थर्ड स्ट्रेंथ इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब क्या, नॉर्मल कोई भी शेयर प्राइसेस के लिए, किसी भी शेयर प्राइसेस, किसी भी स्टॉक प्राइसेस, किसी भी सिक्योरिटीज के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेंड में, अगर हम लोग इसी इमेज को फिर से एक बार देखते हैं तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड में हम लोगों को क्या दिखाई देता है कि पर्टिकुलर प्राइस के लिए एक सर्टेन सपोर्ट हर बार मेंटेन हो जाता है, और ये सपोर्ट एक सर्टेन लेवल के लिए होता है। ये सपोर्ट अगर ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर जो निफ्टी या जो प्राइस एक्शन होगी वो प्राइस एक्शन मूव होती है। यही सपोर्ट लेवल अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में देखें, टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 15 मिनट्स की कैंडल में अगर हम लोग एक पर्टिकुलर कल के दिन के बारे में अगर सोचें, कल का जो ट्रेड डे था उस ट्रेड डे के बारे में हम लोग सोचें तो सपोर्ट लेवल जो था सर्टेन प्राइस ओपन होने के बाद कंसिस्टेंटली एक लो मेंटेन करने के से आगे ऊपर बढ़ गई थी, लेकिन मल्टीपल टाइम्स एक सर्टेन लेवल पे आकर यहाँ पर रुक जाती थी और प्राइस अपसाइड मूव होती थी। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये जो रेड कलर की लाइन अभी हम लोगों ने ड्रॉ की, राइट, ये हमारी देखो इससे थोड़ा ऊपर ये हमारी क्या है, ये हमारी सपोर्ट लेवल है, राइट। ये सपोर्ट लेवल मतलब क्या कि शेयर की प्राइस एक बार बढ़ने के बाद कंसिस्टेंटली डाउन साइड आती थी, अगेन अप साइड जाती थी, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था फॉर सर्टेन पीरियड। मतलब सुबह 10:30 से लेकर लगभग दोपहर के 2 बजे तक यही पैटर्न फॉलो हो रहा था। जब 2 बजे के दौरान यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो उसके बाद ये जो सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल टूटने की वजह से यहाँ पर प्राइस फॉल हो चुकी। अगर यही पैटर्न, अगर यही तरीका अगर हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सोचें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है, राइट। तो ये रेजिस्टेंस मतलब क्या, जो ऊपर की साइड हो, जो अपसाइड ट्रेंड के लिए हो, राइट, वो होता है रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि
सॉरी 331 के लिए सपोर्ट लेवल था। जब ये 331 का सपोर्ट लेवल दोपहर के 12 बजे ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद प्राइस जो मूव हुई है वो लगभग हाई लेवल 335 के लेवल तक मूव हो गई थी, राइट। ये सपोर्ट अपसाइड होता है, सॉरी ये रेजिस्टेंस अपसाइड होता है एंड सपोर्ट इस तरह से डाउन साइड के लिए होता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें चार्टिंग्स में इस डिफरेंट चार्ट्स पे मिलते हैं, राइट। तो इन चार्ट्स पे इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से हम लोग अच्छी खासी नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पिक्टोरियल प्राइस हिस्ट्री। जिस तरह से अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर कुछ अलग अलग कंपनीज की चार्ट्स देखें, तो वो चार्ट्स जो हमारी प्राइस होती हैं उस प्राइस से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो हमें प्राइस के बारे में नंबर्स के अलावा डायरेक्टली हमें चार्ट्स पे प्लॉट्स दिखाई देते हैं। तो इन प्लॉट्स के हिसाब से हम लोग आगे की मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग निफ्टी के लिए सिर्फ निफ्टी के लिए कंसीडर करते हैं तो निफ्टी यहाँ पर आप लोग लाइन चार्ट में देख सकते हो कि निफ्टी कुछ इस तरह से ट्रेड कर रही है, राइट। तो अगर ये निफ्टी का हाई लेवल था विच इज अल्टीमेटली नियर अबाउट द 15,902, अगर ये 15,902 कंसिस्टेंटली 22 जून को भी वहां पर जाकर आया था, उसके पास जाके आया था। अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये डबल सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर जनरेट हो चुका है 1500-900 के लेवल पे। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मे बी हम लोगों को निफ्टी की जो वैल्यू है वो 16,100 या 16,200 आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो ये सभी जो प्राइसेस है, एक्चुअल ट्रेड प्राइसेस है, ये इस तरह से हमें पिक्टोरियल फॉर्म में अवेलेबल होती है, जबकि हमें नंबर्स में ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो ये तरीका होता है हमारी पिक्टोरियल हिस्ट्री का। नेक्स्ट, असिस्ट विद द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। टेक्निकल एनालिसिस क्यों हेल्पफुल होता है? टेक्निकल एनालिसिस की वजह से हमें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के लिए हेल्पफुल जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सेंटिमेंट्स हमें मिलते हैं। कैसे? अलग अलग लेवल के अलग अलग इंडिकेटर्स यहाँ पर होते हैं। इन इंडिकेटर्स को हम लोग देखते हैं, जज करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। 15,902 के लेवल से अगर निफ्टी फॉल डाउन होती है 15,455 तक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट यहाँ से प्राइस ड्रॉप डाउन या हाई मिलता है कि जहाँ से अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग टेक्नीशियन, अलग अलग एनालिस्ट, अलग अलग जो इंडिकेटर्स होते हैं उसे वहाँ पे फॉलो करते हैं, उसे वहाँ पे अज्यूम करते हैं और उनके बेसिस पे जो एक्शंस होते हैं वो यहाँ से लेते हैं। इन्होंने अगर किसी ने सजेस्ट किया होगा कि अगर ये उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए फॉर द 8 to 10 डेज पीरियड के लिए ये अगर लो होगा तो ये लो कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं से यहाँ से अपवर्ड मूव, जो बाउंस बैक हम लोग कहते हैं, उस बाउंस बैक यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ से लेकर 15,450 से लेकर 15,596 तक हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, जिसकी आने वाली मूव हम लोगों को अपसाइड देखने को मिल सकेगी और सेम उसी तरह से हो। तो इस तरह के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट किस पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक के लिए हम लोगों को बाय करना है या सेल करना है, उसके लिए जो असिस्टेंस हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में मिलता है। जबकि वीकनेसेस के बारे में सोचें तो इनमें आने वाले 4 पॉइंट। पहला, एनालिस्ट बायस। एनालिस्ट बायस मतलब क्या? अगर सपोज किसी एक एनालिसिस को लगता है कि आने वाले फ्यूचर में शेयर की प्राइस प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से, उसके एनालिसिस के हिसाब से डाउनवर्ड मूव हो सकती है, राइट। लेकिन किसी दूसरे का कहना होगा नहीं, ये हमारी अपवर्ड मूव हो सकती है। तो इस तरह की जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, वो डिफरेंट ओपिनियंस हर एक इंडिविजुअल वहाँ पे बदल सकते हैं। ऐसा कैसे? अगर सपोज मैं खुद इंटरप्रेट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर चार्ट को कि यहाँ से प्राइस अपवर्ड मूव होने वाली है, तो मैं
उस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइसेस को एनालाइज करके, उनके लिए टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करके, मेरे जो कस्टमर्स होंगे या जिनको मैं क्लाइंट्स होंगे उनको मैं सजेस्ट करते वक्त, मैं अगर खुद अपर ट्रेंड के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूं तो मैं उनको भी वही सजेस्ट करूंगा कि अपर ट्रेंड ही है, राइट। सेम उसी तरह से वाइस वर्सा, अगर कोई एनालिस्ट बुलिश बायस के बेसिस पे होगा तो ओवरशैडो के लिए या फिर ओवरशैडो कंसीडर करके बुलिश ट्रेंड वहां पे, सॉरी बेयरिश ट्रेंड वहां पे दिखा सकता है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। हर कोई अपने तरह का इंटरप्रिटेशन कर सकता है, हर कोई अपने तरह का इंटरप्रिटेशन कर सकता है। ऐसा कैसे? हेलो, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके की इंडिकेटर्स, ऑस्किलेटर्स, चार्ट्स या फिर जो हमारी पैटर्न्स है उसे स्टडी करके वहां पे इंटरप्रिटेशन अलग अलग फॉर्म कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट लेवल वहां पे जनरेट हो सकते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल वहां पे जनरेट हो सकते हैं। सिमिलरली एक सर्टेन अपर डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलग अलग इंटरप्रिटेशन हम लोग को मिल सकते हैं। इवन दो देयर आर स्टैंडर्ड्स, many times two technicians will look at the same chart and paint two different scenario or see a different patterns. Both will be able to come up with a logical support and resistance level as well as a key breaks to justify their position. While this can be frustrating, it should be pointed out that technical analysis is more like an art than a science. मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर HDFC बैंक के लिए देखा था या टाटा मोटर्स के लिए देखा था, तो टाटा मोटर्स के प्राइस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जिस तरह से मैंने आपको बताई, मे बी आप में से कोई एक ऐसा होगा कि सर ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर नहीं, ये यहाँ से थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, हो सकता है, राइट, नो डाउट। तो अलग अलग लेवल के अलग अलग ओपिनियन यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट थिंग इज टू लेट। कोई क्रिटिक्स जो टेक्निकल एनालिसिस को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका कहना ऐसा है कि प्राइस एक्शन या ट्रेंड जो होता है वो एक बार फॉर्म होने के बाद फिर बाद में चार्ट पे वहां पे हम लोग प्लॉट करते हैं, तब तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो प्लॉटिंग्स होते हैं, जब तक वो वहां पे चार्ट पे प्लॉट हो तब तक वहां पे डिले हो जाता है, ट्रेंड फॉर्म हो जाता है। कैसे? अगर हम लोग किसी ट्रेंड के बारे में सोचें तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग यहाँ पर पोजीशन लेने से पहले अगर कंप्लीट ब्रेकआउट यहाँ से मिला था तो ये ब्रेकआउट अल्टीमेटली 1430 को मिला था और कंसिस्टेंटली 1445 तक ट्रेंड फॉर्म भी हो चुका था, राइट। तो ये जो डाउनवर्ड मूव हमें यहाँ पर मिली, ये डाउनवर्ड मूव में राइट एंट्री जो मिलती है वो हमें एग्जैक्ट राइट एंट्री नहीं मिलती है, ऐसा किसी क्रिटिक्स का कहना है, राइट, कि वो टू लेट फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से। ऑलवेज अनदर लेवल, इसका मतलब क्या है? इवन आफ्टर अ न्यू ट्रेंड हैज बीन आइडेंटिफाइड, there is always another important level close at the end. Technicians have been accused of sitting on the fence and never taking an unqualified stance. Even if they are bullish, there is always some indicator or some level that will qualify their opinion. मतलब क्या कि अगर कहीं पर किसी जगह पर यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड अगर हम लोगों को फॉर्म मिल रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा कोई इंडिकेटर यहाँ पर बुलिश ट्रेंड भी दिखा सकता है। तो ये जो नॉर्मल हम लोग की दूसरी लेवल्स होती हैं या अनदर लेवल होती हैं वो हमेशा फॉर्म होती रहती है। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल एनालिसिस के जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं उनमें ज़्यादातर स्ट्रेंथ्स जो होते हैं ये स्ट्रेंथ्स हमें बेनिफिट करके देते हैं, राइट। एनालिस्ट बायस, अगर हम लोग खुद एक इंटरप्रिटेशन करते हो और उसी के बेसिस पे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो मे बी
हमारी जो पास्ट हिस्ट्री है या फिर हमारी पर्टिकुलर कंपनी शेयर या स्टॉक की प्राइस की पास्ट हिस्ट्री है, उसके लिए जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे हमारे डिरेक्शन के हिसाब से, हमारे ओपिनियन के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट्स आ सकती है, राइट, एज पर एनालिसिस। लेकिन अगर किसी दूसरे का भी ओपिनियन ले तो उसका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो ये जो प्राइसेस है उन प्राइसेस को कंसीडर करके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो होती हैं ये फॉर्म होती हैं इन द टेक्निकल एनालिसिस। तो जो हम लोगों ने अभी तक सीखा उसमें से स्टोरी ऑफ वेटेड कॉइन, जिसमें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जिस तरह से उस पर्टिकुलर कॉइन की साइड आ सकती है वो देखा। सेम उसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम लोगों ने सोचा कि प्रीवियस पैटर्न स्टडी करके आने वाली फ्यूचर में, आने वाले रिसेंट फ्यूचर में शेयर प्राइसेस अप या डाउनवर्ड मूव हो सकते हैं, लेकिन मे बी देयर आर सम चांसेस रिगार्डिंग द environmental other affecting factors other than the technicals, राइट, वो वहां पे ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा बेसिक अजम्पशंस, जो 4 बेसिक अजम्पशंस हैं। द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड एंड हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, राइट। तो ये जो कुछ भी हम लोगों ने देखा तो ये, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सब आप लोगों को समझ में आया एवरीवन?